दोस्तों ये खबर आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि उस सोच की झलक है जो आज भी हमारे समाज की नसों में जहर बनकर बह रही है। हरियाणा के एक ईमानदार और संवेदनशील आईपीएस अधिकारी भाई पूरन कुमार ने आत्महत्या कर ली। अपने पीछे उन्होंने जो सुसाइड नोट छोड़ा उसमें लिखा कि उन्हें लगातार जातिगत अपमान और भेदभाव का सामना करना पड़ रहा था। सोचिए दोस्तों, जिस इंसान ने अपनी जिंदगी देश की सेवा के लिए समर्पित कर दी, जो कानून की रक्षा करने की शपथ लेकर पुलिस की वर्दी पहनता है, वही जब उसी कानून के भीतर खुद को असहाय पाता है तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं सिस्टम में सड़न बहुत गहरी है। पूरन कुमार की मौत किसी एक अधिकारी की व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है, यह हमारे समाज और तंत्र की उस सच्चाई का खुलासा है जहां अभी भी जाति, धर्म और पदवी के आगे इंसानियत हार जाती है। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में साफ लिखा कि किस तरह उनके साथ के अधिकारी उन्हें नीचा दिखाते थे, बैठकों में उनका मजाक उड़ाते थे। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जब उन्होंने शिकायत करने की कोशिश की तो उन्हें ही गैर जरूरी कागजी प्रक्रियाओं में उलझा दिया गया, उन्हें मंदिर में प्रवेश से रोका गया, अपने बीमार पिता से मिलने की छुट्टी नहीं दी गई और बार बार ऐसे नोटिस भेजे गए जिनका कोई मतलब नहीं था। यह सब मिलकर उस व्यक्ति की आत्मा को तोड़ देता है जिसने कानून की रक्षा का प्रण लिया था। पूरन कुमार का मामला एक प्रतीक है। एक सवाल है कि आखिर कब तक इस देश में किसी की पहचान उसकी जाति से तय होगी? और यह सवाल अब सिर्फ दलित समाज का नहीं बल्कि पूरे भारत के न्याय और समानता के सिद्धांत का है। दोस्तों यह वही हरियाणा है जहां दलित उत्पीड़न के मामले बार बार सामने आते हैं, लेकिन हर बार या तो मामला दबा दिया जाता है या जांच इतनी लंबी खिंच जाती है कि सच्चाई दम तोड़ देती है। पूरन कुमार की पत्नी, जो खुद एक आईएएस अधिकारी हैं, आज अकेले अपने पति के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ उनकी लड़ाई है? क्या यह उस हर शख्स की लड़ाई नहीं है जो रोज इस व्यवस्था के सामने झुकता है, सहता है और फिर चुप हो जाता है? एफआईआर दर्ज हुई है, कई अधिकारियों पर एसएससी एसटी एक्ट के तहत केस हुआ है, लेकिन क्या यह गारंटी है कि इस बार इंसाफ मिलेगा या फिर यह केस भी फाइलों में दबकर रह जाएगा जैसे हजारों केस पहले दब चुके हैं? और इसी दौरान दोस्तों देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश BR गवई पर जूता फेंका जाता है। सोचिए, देश का मुख्य न्यायाधीश जो संविधान की शपथ लेकर न्याय के सबसे ऊंचे पद पर बैठा है, उस पर हमला किया जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने बुलडोजर राजनीति पर सवाल उठाया था। यह सिर्फ गवई साहब पर हमला नहीं था, यह संविधान की गरिमा पर हमला था। और जिस व्यक्ति ने यह कृत्य किया उसे सोशल मीडिया पर समर्थन देने वाले कौन थे? वही लोग जो खुद को देशभक्त बताते हैं, जो कानून और व्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन जब एक दलित सीजेआई को निशाना बनाया जाता है तो वही लोग मजाक उड़ाते हैं, मीम बनाते हैं और कहते हैं अब इनसे न्याय की उम्मीद। यह कैसी मानसिकता है? क्या देश में इतना जहर भर चुका है कि अब संविधान की रक्षा करने वाले लोग भी सुरक्षित नहीं है? और जिस शुभम त्यागी ने खुलेआम सोशल मीडिया पर सीजेआई गवई को धमकी दी, वही व्यक्ति बाद में कई नेताओं की सुरक्षा में नजर आता है। यह क्या बताता है? यही कि सत्ता के करीब होना अब सुरक्षा कवच बन चुका है। यही मानसिकता पूरन कुमार के मामले में भी दिखती है। अधिकारी सत्ता से टकराता है तो उसे किनारे कर दिया जाता है, दलित अधिकारी आवाज उठाता है तो उसे मेंटली डिस्टर्ब कह दिया जाता है, और जब वो मर जाता है तो सब हाथ झाड़ लेते हैं। लेकिन दोस्तों अब बात सिर्फ पूरन कुमार या गवई साहब की नहीं है, बात है उस तीसरे व्यक्ति की जिसका नाम शायद आपने टीवी पर नहीं सुना होगा, हरिओम वाल्मीकि। रायबरेली का एक साधारण दलित युवक जिसे भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। उसका कसूर क्या था? बस इतना कि वो राहुल गांधी की रैली में गया था। मरते वक्त उसने बस इतना कहा, मैं राहुल गांधी के साथ था, और मारने वाले हंसते हुए बोले, हम योगी के समर्थक हैं। दोस्तों ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं बल्कि इस देश की इंसानियत पर एक करारा तमाचा है। सोचिए, जब किसी की राजनीतिक पसंद उसकी जान की कीमत तय करने लगे तो क्या वो लोकतंत्र रह जाता है? यह कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, यह उसी सिलसिले की एक और कड़ी है। पूरन कुमार, BR गवई, हरिओम वाल्मीकि, तीनों अलग जगह, अलग हालात में, लेकिन एक ही सोच का शिकार हुए, और वह सोच है घृणा, श्रेष्ठता और असमानता की। एक तरफ संविधान कहता है कि हर नागरिक समान है, और दूसरी तरफ सड़कों पर, दफ्तरों में, अदालतों में, मंदिरों में अब भी जाति तय करती है कि कौन कितना इंसान है। क्या यह विडंबना नहीं? अब जरा मायावती जी की तरफ देखिए। वही मायावती जो कभी दलितों की आवाज हुआ करती थी, जिन्होंने हाथी का चुनाव चिन्ह इस देश के दलितों की पहचान बना दिया था, आज वे चुप हैं। पूरन कुमार की मौत पर एक शब्द नहीं, हरिओम वाल्मीकि की हत्या पर एक बयान नहीं,
और बी आर, गवई पर हुए हमले पर एक ट्वीट तक नहीं। और जब वे बोलती हैं तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधती हैं, लेकिन भाजपा पर नहीं। क्यों? क्या दलित राजनीति अब डर में बदल चुकी है? क्या आज का नेता यह तय करने से पहले बोलता है कि उसकी बात से सत्ता नाराज तो नहीं होगी? अगर दलित नेता दलित के लिए नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? दोस्तों, यह सवाल सिर्फ मायावती से नहीं बल्कि पूरे राजनीतिक तंत्र से है। भाजपा हो या कांग्रेस, समाजवादी हो या बसपा, सबने कहीं ना कहीं इस व्यवस्था को ढोया है। जब तक सत्ता में बैठे लोग यह स्वीकार नहीं करेंगे कि जातिगत भेदभाव अभी भी जिंदा है, तब तक कोई सुधार नहीं होगा। और इसी बीच मीडिया की चुप्पी सबसे खतरनाक है। पूरन कुमार की आत्महत्या की खबर पहले पन्ने से गायब हो जाती है, टीवी चैनल इस पर बहस नहीं करते, लेकिन किसी बॉलीवुड स्टार की शादी पर घंटों कवरेज चलती है। क्या पत्रकारिता का मकसद अब सवाल करना नहीं बल्कि झुकना रह गया है? यह वो दौर है जब सच्चाई बोलने वाला पत्रकार एंटी नेशनल कहा जाता है और झूठ फैलाने वाला देशभक्त कहलाता है। दोस्तों, यह चुप्पी हमें तोड़नी होगी, क्योंकि अगर समाज सवाल नहीं करेगा तो सत्ता जवाब देना बंद कर देगी। पूरन कुमार के साथ जो हुआ वो किसी के भी साथ हो सकता है, क्योंकि जब व्यवस्था में असमानता को जगह मिल जाती है तो इंसाफ कमजोर हो जाता है, और जब इंसाफ कमजोर होता है तो लोकतंत्र खोखला हो जाता है। आज जरूरत है एक नई शुरुआत की, जहां कोई व्यक्ति अपने नाम या जाति से नहीं बल्कि अपने काम से पहचाना जाए। जहां एक सीजेआई पर हमला करने से पहले किसी को डर लगे कि वो संविधान पर हमला कर रहा है। जहां किसी आईपीएस अधिकारी को मंदिर में जाने से रोका न जाए बल्कि उसका सम्मान किया जाए। जहां कोई हरिओम वाल्मीकि यह सोचकर डर न जाए कि उसकी जान किसी की राजनीतिक वफादारी से सस्ती है। दोस्तों, आज जो हो रहा है वो हमें सावधान कर रहा है। यह समय है अपने अंदर झांकने का। पूरन कुमार की तस्वीर को देखकर हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हमने वाकई इस समाज को समान बनाया है? क्या संविधान की आत्मा जिंदा है या हमने उसे रोजमर्रा की राजनीति में गुम कर दिया है? जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे तब तक हर पूरन कुमार किसी न किसी रूप में मरता रहेगा, हर बी आर गवई किसी न किसी रूप में अपमानित होता रहेगा, और हर हरिओम वाल्मीकि सड़कों पर पीट पीट कर मारा जाता रहेगा। इसलिए दोस्तों, यह लड़ाई अब सिर्फ दलितों की नहीं बल्कि हर इंसान की है जो खुद को इंसान कहने का अधिकार रखना चाहता है। हमें बोलना होगा, सवाल करना होगा और उस सिस्टम को आईना दिखाना होगा जिसने इंसानियत को कमजोर किया है। पूरन कुमार ने अपने आखिरी शब्दों में लिखा, मुझे इंसाफ चाहिए था मगर मैंने अपमान पाया। यही पंक्ति इस पूरे देश की कहानी बन चुकी है। आज अगर हम चुप रहे तो कल इतिहास हमसे सवाल करेगा कि जब इंसानियत मर रही थी तब हम किसके साथ थे। दोस्तों, अब जरा सोचिए, अगर एक आईपीएस अधिकारी अपनी जाति की वजह से मर जाता है, एक सीजेआईबी आर गवई पर उसकी पहचान के कारण हमला होता है, और एक आम दलित युवक हरिओम वाल्मीकि को उसकी राजनीतिक सोच के कारण भीड़ मार डालती है, तो आखिर हम किस समाज में जी रहे हैं? यह सवाल सिर्फ किसी एक घटना का नहीं बल्कि इस पूरी व्यवस्था की मानसिकता का है, जो अब भी ऊंच नीच के भेद से बाहर नहीं निकल पाई। और इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि जब समाज का दलित वर्ग उत्पीड़न झेलता है तो उसके अपने नेता ही खामोश हो जाते हैं। मायावती जी, जिनकी आवाज कभी इस देश के दलितों की उम्मीद हुआ करती थी, आज उन्हीं की खामोशी सबसे बड़ा सवाल बन चुकी है। ना पूरन कुमार की आत्महत्या पर उन्होंने कुछ कहा, ना बी आर गवई पर हुए हमले पर, और ना ही हरिओम वाल्मीकि की हत्या पर। वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधती हैं, लेकिन भाजपा पर एक शब्द नहीं कहती। आखिर क्यों? क्या सत्ता का डर अब इतना बड़ा हो गया है कि अन्याय के खिलाफ बोलना राजनीतिक जोखिम माना जाने लगा है? ये वही मायावती हैं जिन्होंने कभी कहा था कि जब एक दलित पर अत्याचार होता है तो पूरी कौम पर हमला होता है। लेकिन अब वही मायावती सत्ता के इर्द गिर्द घूमते समीकरणों में उलझ गई हैं। सवाल यह है कि क्या दलित राजनीति अब एक आंदोलन नहीं बल्कि सिर्फ एक वोट बैंक बनकर रह गई?